हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। जो प्रीलिम्स को फोकस करके हम अपने सीरीज चला रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करें हैं विजन 365 पीटी को लेकर के। मेरी अपेक्षा या फिर मेरी जो उम्मीद है, यही है हमारा प्रयास कि हम उस चीज़ को आप तक पहुंचाएं जो आप शायद थोड़े से भटक जाते हैं उसको करने के लिए। यूपीएससी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको होलिस्टिक पढ़ना चाहिए। आप अगर आप एक डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। यूपीएससी ऐसे जगह से क्वेश्चन उठाती है जहाँ पे हम अपने नज़रें बंद कर लेते हैं या दिमाग वहाँ पे नहीं, जहाँ कहने का मतलब जहाँ से हम सोचना बंद करते हैं वहाँ से यूपीएससी शुरू करती है सोचना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम बात करते हैं। और यूपीएससी का एक ट्रेंड भी होता है, अगर 100 क्वेश्चंस पूछ रही है प्रीलिम्स में तो 4 से 3 क्वेश्चंस ऐसे पूछ दे जो कभी नहीं बुक देखा हो और भी सॉल्व कर दे, जैसे उसको एक अलग फीलिंग आए और वो जो है कि आपका यूपीएससी का पेपर भरे और भीड़ बढ़ाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़े से अलग हैं। अलग इस वजह से हैं कि हमें ये देखना होता है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। विजन का हम लेंगे, आज जो टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर को लेकर के डिस्कस करें। एग्रीकल्चर में जब बात हम करेंगे तो फर्टिलाइजर सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वास्तव में फर्टिलाइजर सेक्टर क्या है, कैसे है। ठीक है, अभी कैबिनेट जो कमेटी थी एक ऑन द इकोनॉमिक अफेयर, इसने अप्रूव किया यूनिक पैकेज फर्टिलाइजर स्कीम के सेक्टर में। और उसने कुछ कहा है स्कीम को लेकर कि हम कितना उसमें एक्सपेंडिचर करेंगे। सबसे पहले हम पीएम प्रणाम एक स्कीम है, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, पीएम प्रणाम किस से रिलेटेड है के बारे में आपको जो है कि बताना है। तो ये देखिए आपका पीएम मतलब प्रधानमंत्री, पी का मतलब प्रोग्राम हो गया, फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नर्स नर्सिंगमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन को लेकर के बात करें। एग्रीकल्चर से प्रमोट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड द बैलेंस्ड यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट स्कीम है आपकी यहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मीन्स ये होता है कि जो आप कूड़ा करकट घूर पतवार में डेवलप करते हैं उसको लेकर के बात कर रहे हैं। और ये स्कीम कौन सी है, गोबर धन प्लान। अब देखिए गोबर का मतलब क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्री रिसोर्स धान धन। गोवर्धन स्कीम गोबर धन स्कीम जो लॉन्च की गई थी 2018 में अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रिस्पेक्टिवली इम्पैक्ट विलेज ग्रीन। अब देखेंगे गांव में अगर जाते हैं तो उसमें आप रियलाइज करेंगे बहुत से एरिया में ऐसे होते हैं गोबर वैसे फेंके जाते हैं। और एक तरह का आप बोल सकते हो वो जो कि एरिया खत्म मतलब यूरिया एरिया जो कि बहुत गंदी हो जाती है। तो उस गोबर को हम कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करेंगे और उसका फर्टिलाइजर के रूप में हम फिर यूज करेंगे, उसको सेल कर सकते हैं। अब उसका इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया। यूरिया गोल्ड क्या है, यूरिया गोल्ड को कहते हैं सल्फर कोटेड यूरिया के नाम से देते हैं। और ये फर्स्ट टाइम एड्रेस सल्फर डिफिशियंसी ऑफ द सॉयल एंड द सेफ इनपुट कॉस्ट ऑफ द फार्मर। यूरिया गोल्ड इज मोर इकोनॉमिकली एफिशिएंट है। और इसके बाद नेक्स्ट है यूरिया सब्सिडी स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये एक्सटेंड किया गया अनदर 3 ईयर 2023 तक। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि क्या है, वन ऑफ द एट्थ कोर इंडस्ट्री। हमें पता है कि एट्थ कोर इंडस्ट्री होती है, कोल आता है, फिर आपका पेट्रोकेमिकल आता है, फर्टिलाइजर भी आता है। तो उनमें से एक ये है, उनमें से यूरिया के फर्टिलाइजर 1/3 ओवरऑल फर्टिलाइजर कंजम्पशन, 2/3।
अगर 100 किलो अगर फर्टिलाइजर यूज होता है तो उसमें से 2/3 मतलब 66%, 66 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है कि यूज किया जाता है किसके द्वारा, क्या कौन सा केमिकल यूज करते हैं, यूरिया को यूज करते हैं। इसका फर्टिलाइजर क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मैक्रो न्यूट्रिशंस के आधार पे करते हैं। तो जो प्राइमरी फर्टिलाइजर है उनका नाम क्या क्या, टाइप ऑफ द नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट दे सप्लाई टू सॉइल सच एज नाइट्रोजन यूरिया, फॉस्फोट फॉस्फेटिक डाई अमोनिया फॉस्फेट डीएपी जिसको बोलते हैं, पोटैश, ठीक, की हम बात करते हैं। सेकेंडरी फर्टिलाइजर इंक्लूड में क्या करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर की बात करते हैं। ऐसे कुछ मैक्रो न्यूट्रिशंस वगैरह भी होते हैं। फास्फोरस सेक्टर की बात करें, नाइट्रोजन के पास फास्फोरस सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द फास्फोरस, पहला सवाल बन जाता है। दूसरा है मोस्ट ऑफ द ईट फ्रॉम द कैडमियम लेडन डिपोजिट ऑफ द वेस्ट अफ्रीका की बात करते हैं। फॉस्फेट ए रॉस्क एज अ मेजर प्रोड्यूसर ओनली फ्रॉम द टू स्टेट इन इंडिया, इसका नाम है आपका राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से आप फास्फेट जो कि प्रोड्यूस कर सकते हो, दो केवल स्टेट से प्रोड्यूस करते हो, रेस्ट ऑफ इंडिया से नहीं किया जा सकता। सम डिपॉजिट आर आल्सो, ठीक है, सम डिपॉजिट बट मेजर जो प्रोड्यूसर है राजस्थान एमपी है, लेकिन सब में है आपका इंडिया का ललितपुर उत्तर प्रदेश, मासूरी, टिकलाइन एंड कुडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, वे टू रिड्यूस फास्फोरस पाउसिटी। तो इसमें देखिए प्राइस और इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर के बात करें। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे अब क्या है, माइनर इरिगेशन। माइनर इरिगेशन क्या होता है के बारे में बात करेंगे। ये देखिए क्लासिफाइड है, इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया क्लासिफाइड इन द 3 कैटेगरी, मेजर, मीडियम एंड द माइनर इरिगेशन। मेजर इरिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कल्टिवेटेड कमांड एरिया की बात करते हैं, मोर देन 10,000 हेक्टेयर की बात करते हैं उसको। या कल्टिवेबल कमांड एरिया की बात करते हैं तो एरिया देन फिजिकली इरिगेटेड फ्रॉम द स्कीम। मीडियम इरिगेशन की हम बात करते हैं जिसकी एरिया लेस देन 10,000 हेक्टेयर से कम हो। माइनर इरिगेशन की अगर हम लेस देन 2 हेक्टेयर से कम हो। सोर्स, माइनर इरिगेशन का जो सरफेस है बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर दोनों इंक्लूड किया जाता है, लेकिन मेजर और मीडियम की अगर बात करते सरफेस वाटर में यूज किया जाता है। माइनर इरिगेशन सेक्टर इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर इम्प्लीमेंटेड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हैड स्टेट स्पेसिफिक स्कीम। कैटेगरी, कितने कैटेगरी के माइनर इरिगेशन होता है, 2 कैटेगरी का होता है। पहला क्या होता है, ग्राउंड वाटर स्कीम होता है, दूसरा होता है सरफेस वाटर स्कीम का। ग्राउंड वाटर स्कीम में कौन क्या कहते हैं, वाल कुआं होता है, बोर वाल होता है, शैलो ट्यूब वाल होता है, मीडियम ट्यूब वाल होता है, ट्यूब ट्यूब वाल होता है। फिर उसके बाद कंसिस्ट ऑफ टैंक्स, चेक्स, डैम एंड द शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंजर्वेशन कम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में बात करते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ द माइनर इरिगेशन स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं हम। रेशनलाइजेशन ऑफ द माइनर इरिगेशन स्टैटिक्स की बात करें, एक तरह का सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, पहली चीज। दूसरी चीज मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि बिल्ड अप द कम्प्रेहेंसिव रिलायबल डाटाबेस को करते हैं। हाईलाइटर कुछ रिपोर्ट्स दिए गए हैं। देखिए पहला जो वाटर बॉडी सेंसस हुआ था ये आपका किया गया था 2000, और देखिए फर्स्ट सेंसस ऑफ द वाटर बॉडी इट वाज कंडक्टेड कवरेज विद 6 माइनर इरिगेशन स्कीम यूजिंग 2017-18 एज ए रेफरेंस ईयर के रूप में। ऑब्जेक्टिव क्या था, नेशनल डाटाबेस ऑफ फॉर द ऑल वाटर बॉडी का करना था। माइनर इरिगेशन स्कीम के बारे में भी बात की गई। तो जो माइनर इरिगेशन की बात करते हैं, आगे आते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय बीज सहकारिता समिति लिमिटेड, भारतीय बीज का मतलब ये होता है सीड, सहकारिता कोऑपरेटिव समिति कमेटी होती है, कोऑपरेटिव कमेटी होती है, इसके बारे में बात करें। देखिए जो भारतीय बीज सहकारिता समिति स्टैब्लिश की गई है अंडर, देखिए मल्टी स्टेट कोऑपरेशन सोसाइटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इसका किया गया है। और ये कंट्रीब्यूट करता है किस फील्ड में, जो कि काम करता है ट्रेडिशनल सीड कंजर्वेशन प्रमोशन, और जो है कि रिसर्च के सेक्टर में काम करता है। कौन, भारतीय बीज समिति सहकारिता समिति
का जो इस्टेब्लिशमेंट 2000 एक्ट के मल्टी स्टेट कॉपरेशन सोसाइटी के अंतर्गत किया गया। इसका काम क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल सीड है उसको कंजर्व करना, प्रमोट करना और उनका रिसर्च करना उन पर। ट्रेडिशनल सीड हैव टू बी कंजर्व इन द पास थ्रू द कमिंग जनरेशन सो दैट प्रोडक्शन हेल्थी ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इट इज ज्वाइंटली प्रमोटेड, ज्वाइंटली प्रमोट किया जा रहा है। इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और कृषक भारती कॉरपोरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन एंड द डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं। एंड अदर कॉरपोरेशन सोसाइटी आल्सो प्ले द रोल। सीड सर्टिफिकेशन, जैसे मान लीजिए कोई मार्केट में जो सीड बीज की कोई जो बेचता है ना, वो सर्टिफाई होती हैं, उनको प्रमाणित किया गया होता है कि नहीं भाई ये जो बीज है ये सही है, आप इसको यूज करिए। तो उसके लिए क्या होता है, सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो सर्टिफिकेट कैसे दिया जाता है वो भी हम बताएंगे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक लॉन्च किया है स्कीम जिसको बोलते हैं साथी। क्या बोलते हैं? साथी। साथी का फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल की बात करते हैं। ये सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम है जहाँ पे सीड प्रोडक्शन और उसकी आइडेंटिफिकेशन को चेक किया जाता है। फूड स्टोरेज इन इंडिया, भारत में फूड स्टोरेज को लेकर के जो बात है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है अभी कॉन्स्टिट्यूट एम्पावर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, इसके लिए टू फैसिलिटेट वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कॉरपोरेटिव सेक्टर में करने की बात कर रहे हैं। और इसका एम क्या है? स्ट्रेंथन करना है फूड सिक्योरिटी, रिड्यूस वेस्ट, फूड वेस्ट, एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय क्रिएटिंग द गोडाउन एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद पैक्स, ठीक है, एरिया विलेज, ये भी अलग चीज़ है। फिर आगे आकर के बात करते हैं कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये हमें इन्फ्लेशन के थ्रू जो कि करते हैं। देखिए, इंडियन काउंसिल फॉर द रिसर्च ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन एस्टिमेट करता है दैट मेजर टू द कर्ब इन्फ्लेशन इंक्लूडिंग बैनिंग शेयर एक्सपोर्ट एज ए कॉस्ट फार्मर 45 के कर रहे हैं। टू कर्ब फूड इन्फ्लेशन को, कैसे फूड इन्फ्लेशन को कर्ब किया जाता है? सप्लाई को बढ़ा करके, लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ा करके जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे देख सकते इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है। WPI होती है और CPI। WPI क्या करता है? इन्फ्लेशन एट द होल सेल प्राइस पे करता है। और CPI जो होता है आपका, यहाँ पे किसे बात करता है? रिटेल लेवल पे बात करता है। WPI ये जो है कि क्या कंसीडर करता है? गुड्स का केवल बात करता है, लेकिन CPI जो होती है गुड्स और सर्विस दोनों को कैलकुलेट करती है। दैट्स वाई RBI आल्सो यूज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन और इंडेक्स ऑफ द CPI के इंडेक्स को कैलकुलेट करता है। WPI मोर वेटेज इन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, लेकिन CPI की बात करेंगे तो फूड आइटम को बात करता है। WPI जो डाटा है इंडेक्स उसको रिलीज करता है इकोनॉमिक अफेयर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज ऑल इंडिया CPI इंडेक्स को जो कि रिलीज करती है। फूड इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो वो अलग चीज़ है। देखिए, फैक्टर जो होता है अफेक्ट करता है हमारा फूड इन्फ्लेशन, 3-4 हैं। क्या है उसमें? मानसून की वेरिएबिलिटी, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिर आपका आ जाता है यहाँ पे एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, आउटब्रेक ऑफ द पेस्ट डिजीज, ये सब बात की जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है 22 ऐसे एसेंशियल कमोडिटी है और प्राइस का मॉनिटर किया जाता है। 22 ऐसे हमारी कमोडिटी हैं जिन पे जो है कि ये कैलकुलेट किया जाता है, मॉनिटर किया। सबसे पहले आप फूड ग्रेन की राइस, व्हीट, आटा किया जाता है। पल्सेस पे ग्राम, तुर, उड़द, मूंग, मसूर की बात करते हैं। एडिबल ऑयल में ग्राउंड नट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, वनस्पति, सोया तेल एंड सनफ्लावर ऑयल एंड पालम। वेजिटेबल पे पोटैटो, ओनियन, टोमेटो जिसको बोलते हैं टॉप, ठीक है, टी से टमाटो, ओ से ओनियन, पी से पोटैटो। फिर उसके बाद शुगर, गुड़, अदर आइटम, शुगर, गुड़, मिल्क, टी एंड साल्ट, अच्छे इसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत आती हैं। अंडर द एक्ट ऑफ द 1995 के अंतर्गत इनको आइडेंटिफाई किया गया है। एक्वाटिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एक्वाटिक सेक्टर के मतलब ये हो गया जो खेती करते हैं पानी में,
स्पेशली फिशिंग की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिशिंग की बात करेंगे। तो अभी हुआ क्या है कि ये जो है कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 लाया गया है, और ये 2005 के एक्ट को जो है कि अमेंड किया है। और जो अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी, इस्टेब्लिश द कोस्टल एक्वाटिक अथॉरिटी 2005 में अंडर एक्ट किया गया था। इसका एम क्या है? प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फाइंड ट्यूनिंग ऑपरेशन प्रोक्योरमेंट कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी। एक्वाकल्चर यहाँ पे देख सकते हो, जो पानी में खेती की जाए, मछली का है, प्लांट्स का है, जो आप कोस्टल एरिया में करते हो, देख सकते हो आप। फिर उसके बाद अलग हम बात करेंगे टॉपिक पे, लेकिन इनलैंड फिशिंग की बात करते हैं। फिशिंग इनलैंड होता है और जो है कि आपका ओपन सी होता है। जैसे इनलैंड का मतलब जो नदी में करते हैं, पोन्ड में करते हैं, जो लैंड के एरिया की बात करते हैं, उनको इनलैंड फिशिंग की बात करते हैं। अब आ जाते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द लाइव स्टॉक सेक्टर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। हम ये भी नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, हम आगे स्क्रॉल करते चलेंगे। लाइव स्टॉक सेक्टर ये भी हम बात नहीं करेंगे। नेशनल टर्मरिक बोर्ड की बात करेंगे। अबाउट नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या है? टर्मरिक मतलब होता है हल्दी। अवेयरनेस कंजम्पशन ऑफ द टर्मरिक अबाउट द हाउ टू बेनिफिट द एज ए मेडिसिन ऑफ द टर्मरिक। और ये जो प्रपोजल है, बोर्ड है, ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। और एक सेकेंड, नेशनल टर्मरिक। अब आते हैं थोड़ा सा हम आगे और बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड उसका चेयर, जो चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सेलेक्ट करती है। सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो बोर्ड का काम है क्रिएट डिमांड, क्रिएट इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज को करना और स्टडी क्लिनिक ट्रायल, इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट सेक्शन नाबार्ड के बारे में बात करेंगे। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कुछ इसने स्कीम चलाई, हमें नहीं इम्पोर्टेंट है उतना, हमें इम्पोर्टेंट ये है नाबार्ड के बारे में। इसको बाई एक्ट 1981 में पास करके और 1982 में जो है कि इस्टेब्लिश किया गया। किसके रिकमेंडेशन से? शिवा रमन कमेटी के सजेशन पे किया गया, ठीक है। बी शिवा रमन कमेटी के सजेशन पे 1942 में 1982 में जो कि इस्टेब्लिश किया गया बाई एक्ट 1982, ठीक है। एक क्रेडिट प्रोवाइड करेगा रूरल एरिया में, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम था। होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है कि ये पब्लिक सेक्टर की है, प्राइवेट सेक्टर की नहीं है बैंक। विजन क्या है? ये डेवलपमेंट बैंक फॉर द नेशनल एंड फास्टर रूरल प्रॉस्पेरिटी। मिशन क्या है? सस्टेनेबल इक्विटेबल एग्रीकल्चर लोन जो पार्टिसिपेशन करवाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया। कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च की बात करेंगे। ये क्या करता है? अबाउट द ICAR, ये मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत काम करती है। जेनेसी फॉर्मली इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर के नाम से जानते थे। इसको 1929 में, मतलब ब्रिटिश के अंतर्गत ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। और ये जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत ही इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो दोस्तों हमने ये बात किया जो कि आपका बैंकिंग सेक्टर को लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर से था, इकोनॉमिक्स का। ये आपका काम करेगा आपके प्रीलियम 2024 के IAS और PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।